हाय स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 12वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि कैलकुलस के अंतर्गत आता है, चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता अर्थात कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस विषय के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। विशेषकर इस वीडियो में हम लोग सातत्य के ऊपर अधिक फोकस करने वाले हैं। इसका कारण यह है कि सातत्य विषय के ऊपर हमारा प्रॉब्लम प्रश्नावली 5.1 में है और अवकलनीयता के ऊपर प्रश्नावली 5.2 और उसके आगे है। तो हम इस वीडियो में स्पेशली सातत्य के ऊपर अधिक चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम यह बता दें कि यह जो चैप्टर है वो कैलकुलस गणितीय शाखा के अंतर्गत आती है। अब आपके दिमाग में मैं इस बात को रख दूं कि कैलकुलस है क्या, कैलकुलस की खोज किसने की और कैलकुलस के कितने भाग होते हैं। तो चलिए हम कैलकुलस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 5.1 के ऊपर आएंगे और उसके प्रमुख बिंदुओं, गणितीय भाषा और कुछ प्रॉब्लम को हल करने के तरीकों पर गौर करेंगे। तो चलिए कैलकुलस के बारे में जानते हैं थोड़ी सी जानकारी। कैलकुलस मतलब कलन। कैलकुलस का अर्थ है कलन। अब कैलकुलस के बारे में हम अपनी थोड़ी सी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, एक परिभाषा के रूप में, दूसरी इसकी खोज के रूप में और तीसरी इसके प्रकार के रूप में। मतलब हम कैलकुलस की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसके खोजकर्ता का नाम जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलस के टाइप्स को देखेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं वह कैलकुलस के अंतर्गत ही आता है। कैलकुलस की परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है, बहुत ही संक्षेप में, कि राशियों के परिवर्तन। राशियों के परिवर्तन का मतलब क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी चीज को हम लोग राशियों का परिवर्तन कहते हैं। इस चीज को अलग तरीके से डिफाइन मैं करूंगा। राशियों के परिवर्तन के विषयों का अध्ययन कैलकुलस कहलाता है। यहां मैंने इसका एक संक्षेप परिभाषा मैंने यहां पर रख दिया है। अगर इसको डिटेल्स में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत राशियों के परिवर्तन के विषयों का अध्ययन किया जाता है कैलकुलस कहलाता है। तो अब हम राशियों के परिवर्तन को कैसे डिफाइन करते हैं? आपने कई बार इन शब्दों को देखा होगा, इन प्रतीकों को देखा होगा। जैसे हम इसके अंतर्गत dy by dx किसी फलन का x के रिस्पेक्ट में समाकलन निकालते हैं, इसको अवकलन, ये समाकलन। और इतना ही नहीं, फिर हम इस चीज को लिमिट के ऊपर भी x टेंड्स टू किसी चीज के ऊपर हम लोग लेकर के चलते हैं। तो ये जो है ये लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। इस चीज को हम लोग राशियों के परिवर्तन के अंतर्गत कहेंगे, रखेंगे। अब हम बात करते हैं खोजकर्ता। कैलकुलस की खोज किस गणितज्ञ ने की थी? आप सबको पता होना चाहिए, महान वैज्ञानिक न्यूटन और जर्मनी के गणितज्ञ लेबनिज। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो दोनों गणितज्ञों ने
कैलकुलस के विषय में दुनिया को समझाया। ये उनका समय था 17वीं सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में कैलकुलस के विषय में न्यूटन और लेबनिज ने डिस्कस किया। लेकिन गर्व की बात यह है कि भारत के महान गणितज्ञ जो कि केरल के रहने वाले थे माधव जी, उन्होंने डिस्कस किया था कैलकुलस के विषय में, और वो भी 14वीं शताब्दी में। तो आइए उनका भी नाम हम लोग नोट कर लें। केरल के गणितज्ञ माधव, इन्होंने 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में ही डिस्कस किया था कैलकुलस के विषय में, किंतु पॉपुलैरिटी के लेवल तक कैलकुलस को न्यूटन और लेबनिज ने पहुंचाया। अब हम इसके टाइप्स को देख लें, प्रकार को देख लें। इसके दो प्रकार होते हैं, कैलकुलस के दो प्रकार होते हैं। एक अवकलन, जिसको अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं, और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है समाकलन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। अब आप इन चीजों से अवगत होंगे, जानेंगे। अवकलन और समाकलन दोनों में देखिए कलन शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे डिफरेंशिएशन कैलकुलस भी कहते हैं और इसे इंटीग्रेशन कैलकुलस भी कहते हैं। ये तो बात हो गई कैलकुलस की। अब हम अपने प्रश्नावली के अहम बिंदु पर पहुंचने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के उन खास बिंदुओं को जिसके आधार पर हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लायक होंगे। अब हम प्रश्नावली 5.1 के खास बिंदुओं की चर्चा करने वाले हैं, और आप समझ चुके हैं कि वो खास बिंदु सातत्य है। सातत्य क्या है? सातत्य को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? सातत्य की शर्तें क्या हैं? किस प्रकार से हम इसका गणितीय भाषा का उपयोग करते हैं? आइए इस वीडियो में, इस सेक्शन में हम इसकी चर्चा करते हैं और इस काबिल हो जाते हैं कि प्रॉब्लम हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। सातत्य, जिसको अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रश्नावली 5.1 के प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे तो हमें इस तरह के शब्द का प्रयोग बहुत ही कम मिलेगा, या यह कहिए कि यह शब्द नहीं मिलेगा। इसकी जगह पर हमें एक शब्द मिलेगा संतत्य। अब आप ये जान ले, सातत्य, कॉन्टिन्यूटी या संतत्य, ये सारे शब्द एक ही हैं। संतत्य क्या है? सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि संतत्य का मतलब क्या है। आप संतत्य को कॉन्टिन्यूटी से कंटिन्यूअस में बदल दें। कंटिन्यूअस क्या होता है? जो कार्य जारी रहता है, नॉट ब्रेकेबल, जो कभी टूटे नहीं, जो लगातार चलता रहता है, धारा प्रवाहित। अब हम इस चीज को बाय ग्राफ समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम इसकी शर्तों को देखेंगे और कुछ गणितीय भाषाओं को देखेंगे। मैं दो ग्राफ के माध्यम से आपको कॉन्टिन्यूटी के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। इस तरीके से ये मूल बिंदु होता है, इसको हम लोग f और इसको f ऑफ x कहते हैं। हालांकि इसे y भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन एंड रिलेशन में हम इसको f ऑफ x बोलते हैं, y इक्वल टू f ऑफ x बोलते हैं, तो x। अब मान लीजिए कि हमें सातत्य को समझाना हो, समझना हो, तो कैसे समझेंगे? किताबों में क्या लिखा है, अच्छे अच्छे गणितज्ञों ने क्या कहा है कि संतत्य को अगर गणितीय रूप में देखें तो जब किसी फंक्शन का कर्व खींचते हैं,
जब किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं तो बिना कलम उठाए अगर हम उस कर्व को खींच दें तो हम उसको या उस फलन को संतत कहते हैं। संतत को दिमाग में बैठाइए। बाय मैथमेटिकल अगर इसको हम कहें तो संतत शब्द को, ऐसे तो मैंने आपको बता दिया संतत का मतलब जारी रहना, लेकिन गणित के रूप में इसका थोड़ा विस्तृत उपयोग है। संतत जैसे अगर मैं किसी ग्राफ को ऐसे खींच दूं, है ना, कोई मैंने यहां पर y बराबर fx एक लाइन खींचा तो आपने क्या देखा कि मैंने इस बिंदु पर अपने पेन की नोक को रखा और बिना पेन को उठाए मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए कि जब हम किसी फंक्शन का कर्व बिना कलम को उठाए, नॉट ब्रेकेबल, कहीं से टूटे नहीं, बिना कलम को उठाए धारा प्रवाह खींच सकते हैं तो उस फंक्शन को हम लोग संतत कहते हैं। अब आइए एक दूसरा ग्राफ भी हम लेकर के देखते हैं। अब आप देखें कि मैं अगर आप इस चीज को देखेंगे, इधर x डैश होता है, इधर x डैश होता है, इस चीज को शो करना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि हम जो बताना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। संतत आप समझ गए? संतत का मतलब है बिना कलम को उठाए किसी फंक्शन का कर्व हम खींच सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। अब अगर हम सेकेंड ग्राफ को देखें तो आइए कोशिश करते हैं इस बात को समझने की। मान लीजिए कि मैं कोई ग्राफ ऐसे खींच रहा हूं और फिर मैं ऐसे यहां पर खींच रहा हूं, ये भी y बराबर f ऑफ x का कर्व है। अब आप कहोगे कि ये मैंने क्या दे दिया। आप अपने बुक्स में देखिएगा, इस तरह के बिंदु जब हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इस बिंदु पर, मतलब जैसे यहां पर इसको अगर हम ऐसे लेकर के आए तो x का कोई बिंदु है ना, x बराबर मान लीजिए कि कुछ है, यहां पर x बराबर मान लो a है, 1 2 3 4 कुछ भी हो। अगर ये खाली है, अगर ये खाली है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व खींचा गया है वो x बराबर a के लिए एग्जिस्ट नहीं है, मतलब यहां पर x नॉट इक्वल a है। ठीक है, यहां पर मान लो 2 है तो इसका मतलब हुआ कि y बराबर fx 2 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वहां पर एक गड्ढा बन गया, वहां पर नहीं है। तो अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर पेन रखिए और यहां से इस कर्व के ऊपर चलिए और वहां तक पहुंचिए, लेकिन याद रखिए यहां जो है वो गैप है। आप यहां पर कलम उठाएंगे ही उठाएंगे क्योंकि यहां पर वो फलन जो है x बराबर a के ऊपर डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब अस्तित्व में नहीं है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर नोक रखने के बाद यहाँ तक तो आओगे, लेकिन फिर यहाँ कलम उठा करके फिर आप चलोगे। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि यह संतत है मगर यह संतत नहीं है, यानी इसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं और इसे हम लोग असंतत कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जब इसको ग्राफ से समझ चुके हैं तो आइए अब इसको गणितीय भाषा में समझते हैं कि सातत्य को गणित के रूप में कैसे हल किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। आइए अब हम किसी फंक्शन के संतत होने की शर्तों पर गौर करें। इसकी परिभाषा भी दी जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी बात करूं कि 2 in 1 काम हो जाए। ठीक है, दोनों चीज एक चीज में मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं, संतत होने की शर्तें। देखिए, इस प्रश्नावली 5.1 के अंतर्गत मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा
और एक क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ रहेगा। उस क्रिटिकल पॉइंट पर मुझे ये बताना होगा कि क्या फंक्शन संतत है कि नहीं है। आइए देखते हैं इसकी शर्तों को। सबसे पहले पहला शर्त है, दो शर्तों का जिक्र हम करेंगे, फिर उसके बाद इसको आगे हम बढ़ाएंगे। पूरी तरह से ध्यान से, इत्मीनान से आप इस वीडियो को आप देखेंगे, बार बार वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपके दिमाग में बिठा दूंगा और आप जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो बिल्कुल आप कहोगे कि मेरे लिए चैप्टर काफी आसान हो चुका है। किसी फंक्शन के संतत होने की शर्तें जो है वो दो हैं। पहला, f ऑफ x दिए गए बिंदु पर परिभाषित होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए, याद रखेंगे। और एक सेकंड इसके साथ में हम जोड़ लें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये देखो, ये जो चीजें हैं वो आप प्रश्न में दिया हुआ रहता है, परिभाषित है कि नहीं है, कि इस बिंदु पर ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये पहला चीज उसमें नोट किया हुआ रहता है। लेकिन सेकंड चीज जो है वो आपको बहुत ही बारीकी से समझनी है, संतत कब होगा। ठीक है, इसके लिए आपको लिमिट निकालना होता है, फलन की सीमा। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल fa। मतलब क्या हुआ, यहां हमारा x जो है, जहां x जो है वो a है। ठीक है, मतलब a बिंदु पर मुझे चेक करना है कि फंक्शन संतत है कि नहीं है। तो इसके लिए मुझे लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल f ऑफ a निकालना होगा और देखना होगा कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। यदि ये दोनों बराबर है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, संतत है। अब सबसे जरूरी चीज इस बात को समझने की है, क्या हमेशा इस चीज का उपयोग करते हैं या फिर इस चीज का इस्तेमाल हम बदलते भी हैं। ठीक है, आइए इसको एक बार पढ़कर देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन f ऑफ x इक्वल f ऑफ a। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में बैठे होते हैं, टीचर x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, मगर बच्चे समझ नहीं रहे कि क्या है ये। तो ऐसे अगर किसी लिमिट के, है ना, किसी लिमिट के नीचे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं x टेंड्स टू a। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, x टेंड्स टू a। और टेंड्स का मतलब क्या होता है ये भी जान लें। टेंड्स का मतलब होता है की ओर या अग्रसर। ठीक है, हम आगे जब इस चीज को शो करेंगे तो इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। वीडियो काफी रोचक मजेदार होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन कहते हैं कि कोई कोई चैप्टर को समझाने के लिए बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है। और चूंकि आपको शिकायत होती है कि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आप देखते हो, लेकिन जो बातें आपके मतलब की होती है वो बताई नहीं जाती है, बेमतलब की बातें खूब बताई जाती है। तो आइए हम इस चीज को, जब भी ऐसा हम कहीं देखेंगे तो इसको हम लोग x टेंड्स टू a पढ़ते हैं, ये बदलते जाएगा। x टेंड्स टू a मतलब टेंड्स का मतलब होता है की ओर या अग्रसर, मतलब x a की ओर अग्रसर है, x a की ओर अग्रसर है। अब हम इस चीज को थोड़ा और शो करना चाहते हैं कि क्या किसी फंक्शन के संतत होने के लिए, आप देखो क्या शर्तें हैं। एक शर्त तो है कि फलन दिए गए बिंदु पर, मतलब x बराबर a पर क्या होना चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए। तो ये तो प्रश्न के अंदर नोट होता है, हमें सबसे ज्यादा इस चीज को फोकस करना है। ठीक है, प्रश्न के अंदर हमें यही दो चीजें निकालनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रकृति भी बदल जाती है। कैसे, ध्यान देंगे। मुझे किसी फंक्शन, ये जो है ना, ये कर्व खींचा गया,
ठीक है, एक वक्र y बराबर fx, ये लाइन हमने खींच लिया। अब मुझे किसी बिंदु पर, यहाँ पर मुझसे कहा गया कि x बराबर a पर जांच कीजिए कि क्या वो फंक्शन संतत है। मतलब जब हम x बराबर a, इस पर a को ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो क्या a इसी लाइन के ऊपर होगा या मुझे अपने कलम को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये चेक करना है कि क्या इस फंक्शन के ऊपर x बराबर a संतत बिंदु है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो चीजें ज्ञात करनी होती है। देखिए, शर्त में मैंने सिर्फ एक चीज लिखा है, बट अब जो है ना वो काफी ज्यादा समझ में आएगी कि किस तरीके से चला जाता है। ये आप देखिए, इसको हम लोग लेफ्ट कहते हैं, ठीक है ना, और लेफ्ट क्या होता है, माइनस की तरफ, और इधर जब हम चलते हैं तो क्या होता है, राइट प्लस की ओर। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि जब हम लेफ्ट की ओर चलते हैं तो हमारा x जो है वो a माइनस h हो जाता है, और जब हम राइट की ओर चलते हैं तो x बराबर a प्लस h हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ध्यान से समझेंगे कब। अब आप समझ लो कि हमें किसी फंक्शन के संतत होने का जो विस्तृत रूप है, वहां जो मैंने लिखा वो संक्षेप है, किताब में उस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन अब जब हम किसी फंक्शन को संतत जांच करेंगे तो हमें तीन चीज ज्ञात करनी होगी। वहां पर मैंने दो चीजें लिखी हैं, यहां जो है तीन चीजों का जिक्र मैं कर रहा हूं, तीन चीजों का विवरण दे रहा हूं। अब आप इसमें उलझिएगा नहीं कि दो वाला सही है कि तीन वाला सही है। मैं आपको बता रहा हूं कि दो वाला कब लगाते हैं और तीन वाला कब लगाते हैं, ये सब आज मैं क्लियर करने वाला हूं। मतलब जिस बिंदु पर मुझे चेक करना होगा उस बिंदु के बाएं और उस बिंदु के दाएं दोनों तरफ जाना पड़ता है। तो जब हम बाएं ओर चलते हैं तो हम इसको LHL कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब हम दाईं ओर चलते हैं तो इसको RHL कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, हिंदी इसका क्या हुआ, बाएं हाथ की सीमा, और इसका जो है राइट हैंड लिमिट मतलब दाएं हाथ की सीमा। ठीक है, ये उसका अर्थ हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जिस बिंदु पर मुझे जांच करनी होती है कि क्या इस बिंदु पर फंक्शन संतत है, तो मुझे तीन चीज निकालनी होती है, एक ये और एक ये और एक ये। सवाल है कि कैसे, उसकी क्या गणितीय भाषा है, इसकी गणितीय भाषा तो मैं समझ रहा हूं कि ये f ऑफ a निकालना होगा, है ना, x बराबर क्या रखना होगा, a रखना होगा। लेकिन LHL का जो मतलब है उसका क्या, उसको गणितीय रूप में क्या कहते हैं, ध्यान देंगे। इसके लिए मतलब LHL को हम लोग गणितीय रूप में कैसे प्रस्तुत करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारी गणितीय भाषा क्या हो जाती है, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। ध्यान देंगे, हमें जब किसी बिंदु पर चेक करना होगा तो हमें LHL अर्थात बाएं हाथ की सीमा, RHL दाएं हाथ की सीमा और फलन का मान तीनों ज्ञात करना होगा। और जब हम इन तीनों चीज को ज्ञात कर लेंगे और जब हमारा इस तरीके से पहुंचेगा, यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल f ऑफ a इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, यदि यह आ जाता है कि बाएं हाथ की सीमा, फलन का मान और दाएं हाथ की सीमा बराबर हो, तो हम कहते हैं कि फलन x बराबर a पर क्या है, संतत है। ठीक है,
अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रही होगी कि सर आपने जो बताया, पहले जो आपने बताया कि संतत है या नहीं है, उसके लिए सिर्फ हमें लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x और f a ही बताना था, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन संतत है कि नहीं है, इसके लिए मुझे सिर्फ इसी के ऊपर चलना है। और अब एक नया बना गया है ना, तो इसका कारण यह है कि हमारा फंक्शन दो तरीके से डिफाइन होता है। अब बात खुल जाएगी कि कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं और कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब याद रखेंगे कि जब फंक्शन एक प्रकार से डिफाइन होगा तो हम इसको, और जब फंक्शन एक से अधिक प्रकार से डिफाइन होगा तो इस चीज का प्रयोग करेंगे। कैसे, उस तरफ जाने से पहले एक बार फिर से हम इस चीज को देख लेते हैं। दिमाग में पूरी तरह से बैठाइए, बहुत ही आसान है, लेकिन आप इस चीज को ऊपर पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप गौर से देखिए कि जिस पॉइंट पर हमें चेक करना होगा उस पॉइंट के बाईं तरफ, और जब बाईं तरफ जाएंगे तो a माइनस एच हो जाता है, x हमारा क्या हो जाता है, a माइनस एच हो जाता है। क्यों होता है यह भी मैं क्लियर करूंगा। x बराबर a प्लस एच हो जाता है, तो जब हम बाएं हाथ की सीमा निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो उसी का संकेत ये है। या तो ये हम लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। और आप गौर करें, यहाँ माइनस का मतलब माइनस नहीं होता है। इस माइनस का मतलब फंक्शन को चुनने के लिए होता है कि फंक्शन a से छोटा है, ठीक है ना। माइनस का मतलब यहाँ पर छोटा, a से थोड़ा सा कम, छोटा। और जब हम प्लस की ओर जाते हैं तो उस बिंदु से थोड़ा सा अधिक, जैसे a से आगे ये है और a से पीछे ये है। तो हम इन चीज को थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल कब हम करते हैं और इसका इस्तेमाल कब हम करते हैं। आइए देखते, फलन संतत होने की दो कंडीशन हो गई हैं, तो उसको मैं और क्लियर कर दूं। याद रखेंगे, जब फंक्शन एक प्रकार से परिभाषित हो। अब ये मैं जैसे भी लिख दे रहा हूं कि कैसे, आपके दिमाग में होगा कि आखिर कैसे कोई फलन एक प्रकार से कैसे परिभाषित होगा। जैसे f(x) इक्वल 5x माइनस 2 है ना, तो ये जो फलन है वो एक प्रकार से डिफाइंड है। तो जब ऐसी स्थिति होगी और किसी बिंदु पर मुझे चेक करना होगा, ठीक है ना, तो उस बिंदु पर चेक करने के लिए मान लो तथा x बराबर 2 पर संतत है अथवा नहीं की जांच करने के लिए, ठीक है ना। हमारा जो तकनीक क्या होगा, देखो ध्यान से, जब f ऑफ x एक प्रकार से परिभाषित होगा, जैसे f ऑफ x इक्वल 5x माइनस 2 है ना, ये एक ही प्रकार से डिफाइंड है, मतलब इसमें ये नहीं बताया गया है कि कम है कि अधिक है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लिमिट x टेंड्स टू, देखो यहाँ पर 2 है तो मुझे यहाँ पर 2 लिखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि दो बिंदु पर x जो है वो 2 पर मुझे चेक करना है। तो यहाँ f ऑफ x और यहाँ पर f2, ठीक है ना। इस चीज को हमें ज्ञात करना होगा कि क्या हमारा जो फंक्शन है वो, ये जो फंक्शन है जो कि एक प्रकार से परिभाषित है, तो क्या वो 2 पर संतत है कि नहीं। इसके लिए मुझे सिर्फ इस चीज से काम चल जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन 2 प्रकार से परिभाषित हो तो फिर कैसे होता है, आइए उसको देखें। एक से अधिक प्रकार से परिभाषित हो, जैसे, इस चीज को ध्यान से देखोगे। और मैं समझता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे f ऑफ x इक्वल
2x प्लस 3 यदि x का मान लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2। अब आप देखोगे अब हमारा फंक्शन दो प्रकार से परिभाषित है। एक 2x प्लस 3 फंक्शन f ऑफ x 2x प्लस 3 होगा कब होगा, जब x का मान 2 भी होगा और x का मान 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा होने का मतलब क्या, 2 माइनस h, ठीक है ना। यहां पर जो है इसी चीज को मैं कह रहा हूं, 2 से छोटा होने का मतलब क्या, यहां पर हमारा मान 2 भी हो सकता है और x का मान 2 माइनस h भी हो सकता है इस कंडीशन में। लेकिन जब हमें 2x माइनस 3 दिया तो क्या दिया, x का मान 2 से बड़ा है ना। तो 2 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में x जो होगा वो 2 प्लस h होगा। आया समझ में। तो जब हम एक से अधिक प्रकार से फंक्शन को परिभाषित पाएंगे तो हमारा जो तरीका होगा वो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर मुझे 2 पर चेक करनी है, ठीक है, तो मुझे यहां पर 2 रखना होगा, माइनस f(x), इसका मतलब क्या होगा, फलन बाईं ओर, है ना, बाएं हाथ की सीमा निकालनी है 2 पर और फलन का मान निकालना होगा 2 पर और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), ये मुझे याद करनी होगी। इसी चीज को मैंने यहाँ पर a और a प्लस करके लिखा था। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कब हम इस तरीके की लिमिट लगाते हैं और कब हम दो ही प्रकार की लिमिट को यूज करके लगाते हैं। आइए फटाफट 1-2 प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस तरीके से इन चीजों को हम हल करेंगे। आइए थोड़ी सी हम लोग फंक्शन को पहचानना सीखें, ठीक है। फंक्शन की पहचान, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी मैंने दिया था f ऑफ x इक्वल 2x प्लस 3 यदि x लेस देन एंड इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। तो मेरे सामने आया कि मैं इसको कैसे, फंक्शन को कैसे पहचानूंगा। ये जो चीज है ना उसको आप ध्यान से देखोगे, एक एक बारीक चीजों को मैं आज रखने वाला हूं ताकि आप सातत्य को इस तरीके से अपने मन में बैठा लोगे कि अब आप मिस नहीं करोगे। देखो मतलब मुझे x बराबर 2 पर जांच करनी है, ठीक है। तो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था कि मुझे लेफ्ट में चलना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट में मैं जब यहाँ जाऊंगा तो यहाँ 2 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और जब मैं राइट में चलूंगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 प्लस h हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखोगे अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, चूंकि एक प्रकार से परिभाषित होता, अगर ये सारी चीजें नहीं रहती 2x प्लस 3 होता, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब 2 प्रकार से परिभाषित हो रहा है, 3 प्रकार से परिभाषित हो रहा है, तो आप एक लाइन को ड्रॉ करें, काफी आसान लगेगा। 1-2 बार ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद आप अभ्यस्त हो जाएंगे, प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी, तो आपको काफी आसान लगेगा। तो क्या देख रहे हो आप, यहाँ जो हमारा है फंक्शन, पहले पहचानिए कि यहाँ फंक्शन क्या होगा, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है, 2 माइनस h। अब मैं आपको बता दूं h क्या है। h का मतलब 0 नहीं होता है, लगभग 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 नहीं है, मतलब 0 के काफी आसपास है। जैसे निरपेक्ष मान होता है, अगर मान लीजिए कि कोई कहता है 1.01 है ना, कोई कहता है x बराबर 1.01, तो इसका मतलब x बराबर लगभग क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो h का मतलब यहाँ पर 0 नहीं है, 0 के करीब होता है। तो इसका मतलब कि 2 में से थोड़ा सा कम, है ना, 2 से थोड़ा सा कम, तो ये 2 से छोटा हो गया। बात समझ में आ रही है। 2 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 2 से छोटा। तो 2 से छोटा मेरा फंक्शन कौन है, ध्यान दोगे, x लेस देन 2,
x का मान जब 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा तो यही है, तो मेरा फंक्शन जो है वो 2x + 3 हो जा रहा है, ठीक है ना। और x बराबर 2 पर मेरा फंक्शन क्या है, ध्यान दोगे, 2x + 3 ही है। x बराबर 2 पर फंक्शन क्या है, 2x + 3 ही है। और जब हम 2 + h सोचते हो, 2 + h मतलब थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, राशियों का परिवर्तन, थोड़ी सी वृद्धि, 2 में थोड़ी सी वृद्धि में कर दूं तो आप बताओगे क्या होगा, f ऑफ x बराबर क्या, x का मान 2 से बड़ा हो, है ना। तो x जब 2 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या हो जा रहा है, 2x - 3 हो जा रहा है। ध्यान दीजिए, फंक्शन की पहचान बहुत ही जरूरी है। यदि फंक्शन आपको पहचानना नहीं आएगा तो आप सातत्य के मैथ में फिर फंसेंगे। तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, कैसे पहचानते हैं, किस तरीके से बताया गया है, काफी आसान लगेगा, है ना। x बराबर 2 पर फंक्शन मेरा 2x + 3 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x अगर 2 लेंगे, बराबर 2 लेंगे तो 2x + 3 होगा। और x जब हम 2 से छोटा लेंगे, x का मान 2 से कम होगा, 2 से कम होगा तो फंक्शन 2x + 3 होगा। और x का मान 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा तो फलन मेरा क्या होगा, 2x - 3 होगा। अब मुझे इस पर चेक करना होता है कि कब हम कैसे जानेंगे कि वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर मेरा लिमिट कैसे लिखाएगा, x टेंड्स टू 2 - f 2 - h, है ना। आप कहोगे यहाँ x लिखा था मैंने, भाई x बराबर क्या हो गया, 2 - h। यहाँ क्या होगा, f, है ना, x ही निकालना पड़ेगा मुझे, x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, ठीक है ना। फलन में मुझे 2 रखना होगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस जब मैं करूंगा तो 2 + h लिखना पड़ेगा, 2 + h। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बाएं तरफ हैं, माइनस का मतलब क्या बताया गया, जब बाएं तरफ है तो x का मान 2 - h रखना है उस फंक्शन में, मतलब इस फंक्शन में, ये हमारा फंक्शन हुआ और ये x के जगह पे जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर x के जगह पे 2 रखना होगा और यहाँ x के जगह पर 2 + h रखना होगा। आइए फटाफट हम 1-2 प्रश्नों को सोल्व करके दिखाते हैं। सोल्व एग्जाम्पल, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि f(x = 2x + 3) को x बराबर 2 पर संतता की जांच कीजिए, ठीक है। आप देखो मैंने प्रश्न क्या लिखा, f ऑफ x एक फलन ऐसा है जो 2x + 3 है, x बराबर 2 पर यह संतत है कि नहीं। अब आप देखो ये एक प्रकार से परिभाषित है, ठीक है ना। ये जो हमारा फंक्शन है वो सिर्फ एक प्रकार से परिभाषित है, 2 प्रकार से परिभाषित होता तो उसको कैसे बनाते, है ना। पहले हम एक प्रकार पर आते हैं, इसको हम कैसे हल करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है ना। सबसे पहले चूंकि कर लेंगे कि फलन क्या है, फलन है 2x + 3, तो इसलिए हम पहले 2 पर इसका मान निकाल लेते हैं, 2, ठीक है ना। तो f2 पर हमारा मान 2 × 2 = 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। फलन का मान 2 पर कितना है, 7 है। अब हम लिमिट निकाल करके देखते हैं। चूंकि ये एक प्रकार से परिभाषित है इसलिए मुझे LHS और RHS की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे टीचर उसको बनाते हैं कि ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। जब एक प्रकार से डिफाइंड है तो हम सिर्फ फलन का मान और लिमिट निकालते हैं, उसमें नो LHS और नो RHS। तो आप देखें F2 पर इसका मान कितना आया, 7 आया। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 पर, है ना, f(x), ध्यान देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब हम fx का मान लिखेंगे, fx क्या है देखो ध्यान से, 2x
प्लस 3 है। अब हम x यानी लिमिट यहाँ लगाएंगे और ध्यान देंगे जब हम x का मान पुट करेंगे तो ये जो लिमिट वर्ड है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा 2 गुणे x की जगह 2 प्लस 3, तो 2 दूनी 4 और 3 7। क्या आपने देखा, फलन का मान और लिमिट दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि यह फलन x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। तो निष्कर्ष ये निकलता है, ठीक है ना। इसकी निष्कर्ष को हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हम यहां पर लिखेंगे स्पष्टतः f2 इक्वल लिमिट x टेंस टू 2 fx, है ना। ये दोनों बराबर, अगर बराबर नहीं होता तो मैं इसको काट देता, बराबर है तो बिल्कुल बराबर रख देंगे। अतः f ऑफ x मतलब यह फंक्शन है ना, एक फलन 2x प्लस 3 x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। ठीक है, अब इस चीज को आगे बढ़ते, बहुत ही सिंपल मैथ है, ठीक है ना। जब एक प्रकार से परिभाषित होगा, फलन का मान निकाल लीजिएगा, इसमें आपको LHS RHS करने की आवश्यकता नहीं है। और जब एक लिमिट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, और लिमिट दोनों बराबर अगर हो गया, क्योंकि इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि संतत कब होगा, तो उसके लिए है कि परिभाषित होना चाहिए। जैसे x बराबर इस पे हम रखेंगे तो इसका एक मान निकलेगा, ठीक है ना। तो जब संतत है तो उसके लिए मुझे फलन का मान और लिमिट निकालना होता है, और दोनों जब बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि फलन क्या है, संतत है। एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, x बराबर 2 पर फलन की संततता की जांच करें जबकि f ऑफ x इक्वल, है ना, डिफाइन इस तरीके से 2x प्लस 3 यदि x लेस देन एंड इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। अब यह जो फंक्शन है वो दो प्रकार से, तीन प्रकार से परिभाषित है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम उस फलन का मान निकालेंगे। अब ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान से देखिए, मैंने अभी डायग्राम बना करके आपको समझाया था, ठीक है ना। डायग्राम बना करके मैंने आपको समझाया था, उस चीज को एक बार डायग्राम से समझ लें। देखिए, परीक्षा में आप कैसे बनाते हैं मतलब नहीं है, आपको समझने के लिए मैं इतना खींच रहा हूं, आप समझ जाओगे फिर आप आसानी से बनाओगे, ठीक है ना। जैसे मुझे यहाँ पर x बराबर 2 पर जांच करनी है, तो जब मैं इसके बाईं तरफ जाऊंगा, बाईं तरफ, तो हमारा x जो होगा वो क्या होगा, 2 माइनस h हो जाएगा। और जब दाईं तरफ जाएंगे तो x बराबर 2 प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। बट अभी ध्यान देना है कि यहाँ फंक्शन क्या है, यहाँ फंक्शन क्या है और यहाँ फंक्शन क्या है। यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, याद रखोगे, 2 से कम, है ना। 2 माइनस h को हम लोग क्या पढ़ते हैं, यदि माइनस h हो रहा है तो उसको पढ़ेंगे कि उस पॉइंट से हम कम में हैं, थोड़ा सा पीछे हैं। तो 2 माइनस h का मतलब क्या हो रहा है कि जब हम x 2 से कम है ना, इसका मतलब क्या है, x 2 से कम है, तो 2 से कम है तो फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। बट याद रखोगे यहाँ जो x है, अब x के जगह 2 माइनस h रखना होगा। यहाँ जो फलन है वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, x बराबर 2, यानी x बराबर 2 पर भी फंक्शन क्या है, fx बराबर 2x प्लस 3 ही है, ठीक है। और यहाँ जो है वो फंक्शन क्या हो रहा है, देखिए 2 प्लस h, मतलब x का मान 2 से बड़ा हो गया। जब 2 से बड़ा हो गया तो फलन हमारा क्या है, fx इक्वल 2x माइनस 3 है। अब हमें इन तीनों बिंदुओं पर जांच करनी है कि क्या ये बराबर है ना। ये लिमिट यहाँ पर
लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल f2 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। ठीक है ना। क्या आता है जरा सा ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम के बाद आपको पूरी तरह से ये मैथ समझ में आ जाएगी, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले हम लोग यहीं से मैं सीधा सीधा चलता हूं, ठीक है ना, बनाने। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x), ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब बाएं हाथ की सीमा निकाल रहा हूं मैं, LHL। इसी चीज को हम लोग LHL भी कहते हैं, जो निकालने जा रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, माइनस का मतलब यहाँ माइनस नहीं है, माइनस का मतलब है 2 से छोटा, ठीक है ना। तो 2 से छोटा का मतलब क्या हो रहा है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और fx, यहाँ हमारा fx क्या है ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3 है, ठीक है ना। या लिमिट, सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब x का मान पुट करेंगे। यहाँ याद रखेंगे 2 का मतलब ये नहीं था, 2 से सिर्फ हमें फंक्शन को चुनना था कि 2 माइनस, तो 2 से छोटा कौन फंक्शन है ये, और अब हम जब मान रखेंगे तो x का मान हमें ये पुट करना होगा, ठीक है। यानी आप यहाँ पर कोटेशन के रूप में लिख सकते हैं कि चूंकि x बराबर मुझे क्या रखना होगा, 2 माइनस h, क्योंकि हम LHL की तरफ है। तो जब लिमिट लगाते हैं तो ये शब्द को खत्म करते हैं, तो 2 और x के जगह पे क्या आ गया, 2 माइनस h, ठीक है ना, 2 माइनस h प्लस क्या हो गया 3, ठीक है, ध्यान देंगे। अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि x का मान, ये जो सॉरी h का जो मान होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। तो अब हम जब इसको गुणा करेंगे तो ऐसे करेंगे, 2 माइनस 0 प्लस 3, है ना। तो यहाँ पर हमारा मान कितना हो जाता है, 2 गुणे 2 प्लस 3, यानी 2 2 4 3 7। यानी आपने देखा जो हमारा LHL था वो कितना निकला, ठीक है, 7 निकला। अब हम फलन का मान निकालेंगे। अब f2 बराबर, ठीक है ना, तो उस फलन के अंदर मुझे 2 का मान रखना होगा। तो f2 के लिए मेरा फंक्शन क्या है, 2x, है ना। f2 पर फलन का मान क्या आता है, देखिए 2 2 प्लस 3, यानी क्या हो गया 7। यहां भी मान कितना आया, 7 आया। अब हमको ये देखना होगा कि क्या मैं जब 2 का मान रखूंगा तो वहां मेरा कितना आता है, ठीक है ना, उसको देखने की कोशिश करें। अब हम लोग RHL की तरफ चलेंगे तथा RHL राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहां पर मैं fx लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, मतलब 2 प्लस 2 से बड़ा अगर लेते हैं तो फंक्शन हमारा यहाँ क्या था, 2x माइनस 3 था। याद करोगे, मैंने डायग्राम को मिटा दिया, आप देख लोगे, है ना। जब हम इस चीज को यहाँ पर फिर मैं कोटेशन दे दूं कि अब मुझे x के जगह पर 2 प्लस h रखना है। क्या रखना है, 2 प्लस h रखना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 2x के जगह पर मुझे क्या लिखना होगा, 2 प्लस h माइनस 3, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि h का मतलब 0 के काफी करीब होता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि h बराबर 0 क्यों, तो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, है ना। तो जब हम यहाँ पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 0 माइनस 3, मतलब 2 गुणे 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर कितना हुआ, 1। ओ क्या हो गया,
आपने देखा, क्या देखा, निष्कर्ष, है ना। इसका हम निष्कर्ष अब लिखेंगे कि हमने क्या देखा। आपने देखा कि बाएं हाथ की सीमा का मान 7, फलन का मान भी 7, लेकिन जो दाएं हाथ की सीमा आ गई वो क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब यह फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। देखिए इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्पष्टतः लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx बराबर है f2 के, बट डज नॉट इक्वल x2 प्लस fx। ठीक है ना। मतलब बाएं हाथ की सीमा और फलन का मान तो बराबर है, मगर इसका मान बराबर नहीं है। तो हम लिखते हैं कि इसलिए फंक्शन, है ना, इस चीज को आसानी से भी लिख सकते हैं, इसलिए फलन, यह फलन करके लिख दो, इसलिए यह फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। अब एक चीज हम यह बताने वाले हैं कि h का मान 0 क्यों लिया जा रहा है। ठीक है ना, 0 क्यों लिया जा रहा है जरा सा देखेंगे। इस स्टैंडिंग में रखते हैं, अंडर स्टैंडिंग मतलब समझदारी, अपनी समझदारी को आइए हम लोग थोड़ा सा विकसित कर लेते हैं। ठीक है ना, देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) लिखा जाता है। ठीक है ना। तो मैं आपको कहता हूं कि a माइनस h क्यों किया जाता है ना। यहाँ पर x बराबर a माइनस h जब हम लिखते हैं, है ना, लिखते हैं a माइनस जब लिख दिया तो क्या लिखना होता है, a माइनस h, और यहाँ जो h है वो हमारा 0 क्यों बन जाता है, y 0 क्यों बन जाता है। आइए जरा सा देखते हैं, इसको कोशिश करते हैं। ठीक है ना, समझने की कोशिश कि चूंकि a की जगह पर ही ये जो हमारा a था, यहाँ जो a होना चाहिए था, अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पर a होता, तो a के जगह पर ये a माइनस h रखना पड़ रहा है। ठीक है ना। फलन में x बराबर a की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ता है, ध्यान दोगे, ऐसे भी x की जगह पर a और a की जगह पर ही a माइनस h लिखना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है कि नहीं, x बराबर a है ना, या फिर a माइनस h लिखना पड़ रहा है, या फिर मुझे क्या लिखना पड़ता है, a प्लस h रखना पड़ता है। ठीक है ना। आइए जरा सा इसको देखते हैं। ठीक है, x बराबर a पर मुझे a माइनस h भी रखना पड़ता है और a की जगह पर a प्लस h भी रखना पड़ता है। तो h बराबर 0 क्यों है ना, h बराबर 0 क्यों है। आइए जरा इसको समझने की हम लोग कोशिश कर लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया, x बराबर a माइनस h। जब हम किसी बिंदु पर a पर होते हैं, x बराबर a पर होते हैं, तो इधर हम x बराबर a माइनस h लेते हैं, इधर हम x बराबर a प्लस h लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखोगे, मैंने a बराबर a माइनस h रखा। ठीक है ना, यहाँ a बराबर a माइनस h रखा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, h को इस साइड में लाता हूँ, तो a माइनस h इक्वल क्या हो गया, 0। इसका मतलब कि हम h बराबर क्या लेते हैं, 0 ही लेते हैं। यहाँ भी उसी तरीके से a बराबर हमें क्या रखना है, a प्लस h रख देते हैं। अब a को इस साइड में भेज दीजिए, a माइनस a इक्वल क्या, h, तो आप देखोगे h बराबर फिर क्या हो गया, 0। तो आप समझ चुके हैं कि जब हम h मेरा फलन के अंदर, लिमिट के अंदर h आता है, तो उसका मान हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। और इस तरीके से हम एक बात और नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम अपने चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) f a इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और यहाँ पर f
x, ठीक है। इसी चीज को हम लोग h के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लिमिट h, है ना, x के जगह पर जब हम h लिखेंगे तो देखो ध्यान से h मेरा 0 होगा, बट अब हमारा यहाँ पर x के जगह पर a माइनस क्या होगा, h होगा, क्योंकि जब x था तभी हम x लिखते हैं और जब हम h लिखते हैं तो वहां से मेरा x खत्म हो गया और यहाँ पर वही, और यहाँ क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, बट यहाँ पर a प्लस h हो गया। ध्यान दोगे, इस चीज को भी हम लोग कई जगह पर अप्लाई करते हैं। ऐसे न लिख करके भी हम लोग उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए याद रखना होगा कि h बराबर 0 ही रखना होगा, है ना। h बराबर 0 रखना होगा और h 0 क्यों होता है इसकी भी मैंने आपके सामने बात रख दी है। अब एक छोटी सी बात और समझते चलिए ताकि फंक्शन काफी आसान हो जाए। फिर जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स के साथ हम आएंगे। याद रखिएगा, एक है संतत फलनों का बीजगणित, ठीक है, संतत फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। इस चीज की आवश्यकता सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए है। ध्यान देंगे, यदि f(x) तथा g(x) किसी x बराबर c पर संतत हो तब कुछ बातें याद रखेंगे। f(x) प्लस g(x) इक्वल x बराबर c पर संतत, ठीक है। सेकेंड, इसी चीज को अब माइनस में लिखते हैं, g(x) इक्वल x बराबर c पर संतत, ठीक है। थर्ड देखें, f(x) इंटू g(x) इक्वल ये भी c पर क्या होगा, संतत। और फोर देख लीजिए, इसको डिवाइड के रूप में f(x) अपॉन g(x) इक्वल x बराबर c पर संतत। ये है उसका। एक और पॉइंट, आप फटाफट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप नोट कर सकते हो, और चीज आप लोग जान लें। संतत फलनों के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट, प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत होता है। देखिए, कुछ गणितज्ञों ने इसको मुहर लगा दिया है, कुछ गणितज्ञों ने इस पर मुहर लगा दिया है कि जितने भी बहुपदीय फलन होंगे वो क्या होंगे, संतत होंगे। यही कारण है कि कुछ किताबों में देखिएगा, कुछ टीचर्स को देखिएगा बनाते हुए तो बड़े शॉर्टकट तरीके से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया f(x) बराबर 2x प्लस 3, तो आप देखो ये रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है ना। पावर 1 है, इसका मतलब रैखिक बहुपद है। तो ये हर पॉइंट पर, है ना, x बराबर किसी भी पॉइंट पर ही हमेशा क्या होगा, संतत होगा। इसीलिए जब कभी प्रश्न पूछा जाता है कि f(x) बराबर 2x प्लस 3, x बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर संतत है कि नहीं, तो बच्चे क्या कहते हैं कि ये तो है, कि प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, संतत होता है। तो जब ये बहुपद है ना, तो ये हमेशा संतत होगा। और एक पॉइंट और याद रखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है। तो कुछ टीचर इसका भी सहारा लेते हैं कि जब वो परिमेय फलन होता है तो उसको भी संतत कर देते हैं। इसकी बात अगर करें तो जैसे मान लो कि f(x) बराबर दे दिया 1/x - 5, बट आप देखोगे यहाँ पर एक शर्त लिखा हुआ रहता है कि x = 5,
क्यों? क्योंकि अगर हम x बराबर 5 ले लेंगे तो ये 5 - 5 0 हो जाएगा, मतलब इनफिनाइट हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फलन कोई भी संतत होता है उसके लिए एक पहला शर्त आवश्यक है कि वो डिफाइन होना चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए। तो f ऑफ x 1/x - 5 x = not 5 पर ये क्या होगा, चूंकि ये परिमित फलन है इसलिए 5 को छोड़ करके बाकी सभी मानों के लिए फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जब आप इस चैप्टर को बनाएंगे 5.1 में जब आप जाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, आप बार बार वीडियो को देखोगे, वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन ये जो चैप्टर है काफ़ी जटिल है। जटिल इसलिए है कि वो समझ से बाहर होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि कब लिमिट को हम संतत करते हैं तो कैसे उसकी गणितीय भाषा को ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।